Hi guys, in this video we will be taking a start of a new chapter which is structure of atoms. ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसमें है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो अब सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होगी कि एटम्स क्या होते हैं और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो एटम्स हमारे पास होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज दे देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि क्या होता है एटम। ठीक है, सो एटम्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं? सब एटॉमिक मीन्स के इसके अंदर भी जो सब टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं इसके अंदर तीन होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड थर्ड वन इज़ न्यूट्रॉन्स। राइट, अब हमें इनके चार्जेस का भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स होते हैं पी से हम याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव, राइट, सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर एन से हम याद रख सकते हैं कि ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली कि ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं किस तरह से अरेंज होते हैं। तो वैसे तो हमने देखना है कि अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं दैट वर परफॉर्म बाय द बोहर एंड रदरफोर्ड, जिससे उन्होंने बताया कि कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका एटम का, किस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो वैसे हम उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, बट वैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा पहले से ही कि ये कैसे अरेंज होता है एटम में, कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। तो वो ये होता है कि सेंटर के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पी एन या एन पी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एंड उसके अराउंड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन डिफरेंट शेल्स। राइट, तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है बेसिक। ठीक है, सो ये थी हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, सो हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ऐसे सेंटर के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें। ठीक है, तो वो यही एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ सबसे पहले है हमारे पास रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, किस लिए किया उसने? ताकि अरेंजमेंट को देख सके ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं हमारे पास एटम्स के अंदर। तो इसके लिए इसने क्या किया कि रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल अबाउट 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस विद अल्फा पार्टिकल्स। तो उसने क्या किया कि एक बहुत थिन सी गोल्ड फॉयल ली। ठीक है, जिसकी थिकनेस जो थी वो क्या थी हमारे पास के 0.0000 यानी 40 उसके बाद, ठीक है, एक 4 आया हमारे पास। इट मीन्स बहुत ही थोड़ी, बहुत ही वो यू कैन से कि थिन थी। ठीक है, वो गोल्ड फॉयल, और इसको अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ उसने बम्बार्ड किया। ठीक है, अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से आए थे? तो ये पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन की वजह से हमारे पास ऑब्टेन हुए थे। ठीक है, तो और ये थे क्या? ये अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली इनकी नेचर ये थी कि ये हमारे पास डबली पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है, कि ये हीलियम पार्टिकल्स थे। हीलियम में क्या होता है हमारे पास +2 चार्ज होता है ना, तो ये वो थे हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, उसने क्या किया? उसको बम्बार्ड किया इस तरह से। ठीक है, कि ये था हमारे पास ओके, यहाँ पे उसने क्या किया था? गोल्ड फॉयल को प्लेस किया था। ठीक है, और यहाँ से इसके एक सोर्स थी, राइट, उस सोर्स ने उसने क्या किया? हिट किया यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को। ठीक है, फिर जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को यहाँ पे हिट किया तो क्या हुआ कि अब हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट सामने आए। ठीक है, तो अब वो बताती हूँ मैं क्या थे। कि ये क्या था कि मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉयल। ठीक है, ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे सीधे इसमें से पास कर गए, ऐसे कि यहाँ से हिट किया और यही सामने जाके इसने स्ट्राइक किया इस फॉयल को। राइट, सो बहुत सारे पार्टिकल्स तो स्ट्रेट पास कर गए। ठीक है, लेकिन क्या था कि बट 1 in 1 million वॉज डिफ्लेक्टेड। ओके, ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। थोड़े से थे जो कि थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। राइट, लेकिन और उसमें भी क्या है कि बट 1 in 1 million वॉज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 फ्रॉम द स्ट्रेट पार्ट। ठीक है, और
हमारे पास कुछ ऐसे होंगे, मतलब बहुत ही कम रेशो था कि अगर 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं तो उसमें से 1 ऐसा होगा जो कि 90 से ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट किया, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, फिर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द थिन फॉइल ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो मतलब उसने एक तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया ये तो गोल्ड फॉइल के साथ था, लेकिन उसने और भी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उसने अदर एलिमेंट्स की भी फॉइल बनाई, ठीक है। और भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो उसने उसकी भी फॉइल को यूज़ किया। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व द सिमिलर रिजल्ट्स फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सेम रिजल्ट्स आए उसके पास, ठीक है। अब उसमें क्या था कि उसने फिर ये कंक्लूजन्स उसने ड्रू की कि ओके। तो फिर अभी बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन्स मैं इसको फिर से ये रिवाइज करा देती हूँ कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। कि सबसे पहले उसने क्या किया, एक सोर्स को यूज़ किया। वो सोर्स क्या बेसिकली कर रही थी कि पोलोनियम को डिसइंटीग्रेट कर रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स उसमें से एमिट हुए। अल्फ़ा पार्टिकल्स ने फिर इसके बाद क्या किया कि बहुत उसने गोल्ड, जो रदरफोर्ड था उसने क्या किया था, बेसिकली वेरी थिन गोल्ड फॉइल यूज़ की थी। दैट वाज, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। और इसका कितना था, हमारे पास कितनी थिकनेस थी, तो 0.00004 सेंटीमीटर की थिकनेस थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या था, बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है। और क्या हुआ कि जैसे ही उसने स्ट्राइक किया यहाँ पे ऑन दिस वेरी थिन गोल्ड फॉइल, तो हमारे पास क्या चीज़ें आई, हमारे पास 3 डिफरेंट रिजल्ट्स आए, ठीक है। कि ज़्यादातर हमारे पास रेस क्या थी कि बहुत सारी रेस मोस्टली स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। और जाके उसने स्ट्रेट ही स्ट्राइक कर लिया आके एक और फॉइल को जो हमने बाहर प्लेस की हुई थी, ठीक है। जो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है बेसिकली, ये जो हमारे पास प्लेस्ड है ये क्या है, दिस इज़ फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। और ये हमारे पास थी सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, दैट इज़ अ बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। ये यहाँ पे अंदर एक लेड शील्ड लगी हुई थी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ हमारे पास कि बहुत सारी रेस क्या थी कि इससे स्ट्रेट यहाँ से ट्रैवल करके गई और जाके उसने स्ट्राइक किया फ्लोरेसेंट स्क्रीन को। बहुत अच्छा, और फिर कुछ जो थी वो हमारे पास स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गई, स्लाइटली सी, ठीक है। और हमारे पास 1 मिलियन में से 1 थी, 1 in 1 मिलियन, जो कि क्या कर रही थी, जिसकी डिफ्लेक्शन हमारे पास 90 से ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज़ 90 डिग्री एंगल एंड 90 से ज़्यादा हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑब्टेन हुई हेयर, ठीक है। इस तरह से ये चीज़, तो इसकी क्या थी, हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। अब इसके बारे में इसने क्या कंक्लूजन बताया कि क्यों ऐसा हुआ, हमारे पास कैसे रिजल्ट्स ये वाले ऑब्टेन हुए। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम मस्ट बी एम्प्टी, ठीक है। तो उसने क्या रिजल्ट निकाला बेसिकली कि जो हमारे पास बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स जो स्ट्रेट पास कर रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहे थे, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि हमारे पास उस गोल्ड फॉइल में बहुत सारी स्पेस एम्प्टी होगी उन एटम्स के दरमियान में, ठीक है। यानी मे बी ऐसे ऐसे दूर दूर हों थोड़े से, और स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हों, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे मे बी यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो, ठीक है। जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए होंगे, ठीक है। तो उसने ये सिर्फ कहा है, वो भी एज्यूम किया है, ठीक है, कि मे बी ऐसे ही होता हो। और फिर सेकंड पॉइंट था कि अब हमारे पास कुछ ऐसे थे ना 1 in 1 मिलियन, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि वो मे बी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन हो। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, के जैसे कि अब ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स थे क्या, हीलियम +2 थे ना। तो अब ये मे बी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव हैं, और मे बी यहाँ पे जो एटम्स थे गोल्ड फॉइल के अंदर उसका भी पॉजिटिव पार्ट होगा ना। तो उसके पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव मे बी इनके अंदर रिपल्जन हो गई हो, वो रिपेल हो गए हों, जिसकी वजह से ये हमारे पास डिफ्लेक्शन देखने में आई, ठीक है। फिर थर्ड क्या है कि मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर जो बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, वो इससे डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो वो क्या हुआ है, हल्के हल्के से
जैसे कि ये हमारे पास जो बहुत स्लाइड सी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आई, तो वो इसकी वजह से थी क्योंकि उनका साइज़ बहुत बड़ा था। इस वजह से वो इस तरह ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ना ही वो स्ट्रेट पास किए, बल्कि बहुत थोड़ी सी रिपल्जन की वजह से वो बहुत स्लाइड से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। फिर आगे क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंक्लूजन्स तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक न्यू मॉडल बनाया एटम का, जिसको प्लानिटरी मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्यों प्लानिटरी? बिकॉज ये हमारे सोलर सिस्टम को रिजेंबल करता है। ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम में हमारे पास सन होता है, सन के अराउंड क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है? प्लैनेट्स। ठीक है, तो वो प्लानिटरी मॉडल है ना, उसने भी बताया कि एटम भी हमारे पास एक प्लानिटरी मॉडल ही है। ठीक है, और क्या है कि एक एटम न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, अब उसने क्या क्या कंक्लूजन्स दी हमें कि एक तो देखिए प्लानिटरी मॉडल है। ठीक है, इट्स अ प्लानिटरी मॉडल। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि एटम क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, इट मीन्स के इसके पास एज अ होल अगर देखा जाए तो वो न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, कोई ऐसा चार्ज उसके पास नहीं है। ठीक है, एज अ होल देखा जाए तो क्या है, न्यूट्रल है। और फिर इसके बाद उसने कहा कि एक उसके पास जो सेंट्रल रीजन है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका सारा मैस वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, एक बहुत स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन में। ठीक है, जो सेंटर वाला एरिया है उसमें क्या है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, और उस पॉजिटिव एरिया को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, और यहाँ पे ही एटम का बहुत सारा मास जो है वो यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो उसमें ये बात है। सो हमने क्या देखा, इसमें एक न्यूक्लियस के बारे में बात कर ली। ओके, एंड देन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कल्स, राइट। एंड देन क्या है, व्हाट वी हैव इज कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, जिसकी अभी हमने बात की। ठीक है, और वो कैसे सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, जो वो जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, दो सर्कल्स आर बेसिकली कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो वो जो हैं ये हमारे पास ऑर्बिट्स कहलाते हैं, राइट। ये न्यूक्लियस है, दिस इज ऑर्बिट्स। ठीक है, दीज आर ऑर्बिट्स। तो हमारे पास न्यूक्लियस भी हो गया, ऑर्बिट्स की हमने यहाँ पे बात कर ली। एंड अब बेसिकली होता क्या है, किस तरह से कि हमारे पास ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारे पास ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा होता है सेंटर में ही, वो सर्कुलर पाथ को मेंटेन करके रखता है। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली वो कैसे बैलेंस हो रही होती है, वो हमारे पास वो बैलेंस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एक अट्रैक्शन है ना, वो अट्रैक्शन कैसे बैलेंस हो रही होती है इस सेंट्रीपिटल फोर्स से, जो कि हमारे पास क्या करती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करा रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली उसने बता दिया है कि ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बैलेंस कर रही होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, राइट। तो इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डिफेक्ट्स क्या थे। तो डिफेक्ट्स हमारे पास ये थे कि ओके, ये मैं इसको हेडिंग दे दूँ यहाँ पे कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड रदरफोर्ड्स मॉडल, राइट। ओके, अब इसके क्या है हमारे पास डिफेक्ट्स। ओके, अब अगर हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो रदरफोर्ड के ठीक है बहुत अच्छा मॉडल दिया, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे। अब वो डिफेक्ट्स क्या थे कि एक तो रदरफोर्ड्स मॉडल द एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे जो रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया वो हमारे सोलर सिस्टम को रिजेंबल करता था, लेकिन उसके डिफेक्ट्स क्या थे कि नंबर वन के जो क्लासिकल फिज़िक्स थी, यानी जो कुछ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया उसके मुताबिक क्या था कि उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करते रहते हैं, और जब वो कंटिन्यूसली एमिट करते रहेंगे इस एनर्जी को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक टाइम तो ये आएगा कि जब वो हमें, क्योंकि पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एनर्जी को एमिट करेंगे, ठीक है, एनर्जी एमिट करते हैं तो क्या करेंगे वो अपने
और ज़्यादा स्मॉल शेल में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस के जो करीब होगा शेल, वो और ज़्यादा उस करीब शेल में आ जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब डेफिनेटली जब वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को लूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो इतना ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे न्यूक्लियस के कि दे विल फॉल इनटू दैट न्यूक्लियस, ठीक है। और जब वो इसके अंदर फॉल करेंगे, सो व्हाट वुड हैपन आफ्टरवर्ड्स, कि वो पूरा एटम तो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो वो इतने करीब पहुंच जाएंगे न्यूक्लियस के कि वो जाके अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे इस होल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये एक बात थी, पहला पॉइंट ये था कि वो एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट था कि कंटिन्यूसली एमिट करते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इसका ऑर्बिट स्मॉल होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या होता जाएगा इसका, स्मॉलर, राइट। और स्मॉलर होने की वजह से जो पूरा एटम का स्ट्रक्चर है वुड गेट कोलैप्स्ड, राइट। तो ये चीज़ है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि अगर ये कंटिन्यूसली एमिट करता रहेगा इस एनर्जी को, तो इसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। लेकिन क्या ऑब्टेन किया गया, जब उसने देखा तो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, ठीक है। मतलब उसने क्या कहा था कि रदरफोर्ड ने, तो ये अपने मॉडल से उसने ये देखा कि कंटिन्यूसली अगर एमिट कर रहे थे वो एनर्जी, तो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होना चाहिए था। बट व्हाट हैपेंड, जो ऑब्ज़र्व किया गया वो था कि लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था। सो लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड, राइट। तो इसकी वजह से क्या था कि फिर हमारे पास बोहर ने उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशंस की। उसने क्या किया कि इसके जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल में, उसने उसको काउंटर किया, उसने उसको लीप ओवर करने की कोशिश की। एंड देन फिर उसने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कि अच्छा, मैं आपको फिर इसको ये बोहर में डिस्कस करूँगी, राइट, क्योंकि फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसने क्या किया था, बोहर ने बेसिकली अब ये रदरफोर्ड की ये जो मॉडल था उसके अंदर जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसने उसको काउंटर करने की कोशिश की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे उसने की और क्या बताया, क्या रिजल्ट्स थे उसके। तो स्टे ट्यून, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस विद यू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। ओके, थैंक यू।